बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं कृतिका का अध्याय 1 माता का अंचल। इसमें हम ग्रामीण संस्कृति का रोचक वर्णन वात्सल्य रस के विभिन्न रूपों में पढ़ रहे हैं। हम इसके पूर्व अंश से ही बाल्य क्रीड़ा के रोचक क्रियाकलापों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि बच्चे पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही बड़ों के सानिध्य में खेलों के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं। उसी क्रियाकलाप में आगे लेखक ने लिखा है कि हमने इसमें पढ़ा है कि बच्चे किस तरह व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले दुकान लगाते हैं, दुकान भी अच्छे से लगाते हैं, उसको बेचने का और व्यवहार करने का तरीका सीखते हैं, खरीदने और बेचने का ग्राहक और क्रेता और विक्रेता के रूप में वो व्यवहार करना सीखते हैं। फिर वो वहाँ से घर में एक तरह से एक फंक्शन का ऑर्गेनाइज करते हैं, घर बनाते हैं और घर के विभिन्न भागों को किस तरह सजाते हैं, उनके पास जो उपलब्ध साधन हैं उनसे वे किस तरह से अपने घर को पूर्णता देते हैं। फिर घर की पूरी बनावट हो जाने पर वहाँ पर एक जोनार यानी एक जीवनी का आयोजन होता है, एक फंक्शन का आयोजन होता है जिसमें सभी को बुलाया जाता है, विभिन्न प्रकार के वहाँ भोजन परोसा जाता है। ये सारी बाल क्रीड़ाएं बच्चे वहाँ पर कर रहे हैं। और इसी के अंश में हम आगे पढ़ेंगे कि जब बच्चे खेलते खेलते उनके खेल की दुनिया ज़्यादा गहराई ले लेती है तो इनके खेल भी विभिन्न रूप पर ले लेते हैं। जैसे पहले बच्चों ने मिठाई की दुकान लगाई, फिर उन्होंने घर बनाकर उसका पूरा फंक्शन करा और अब घर और दुकान लगने के बाद एक नया अनोखा खेल बच्चों के दिमाग में आया है और वो खेल है बारात का दृश्य। यानी लेखक ने लिखा है कि उस बारात के दृश्य में वो किस तरह से क्रियाकलाप करते हैं। तो सुने कि कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजता था, अमोले को पीस घिस कर सेनाई बजाई जाती थी, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी, हम समधी बनकर बकरी पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजे हुए छोटे आंगन में कुलीहों का कलसा रखा और वहां पर पहुंचकर बारात वापस लौट आती थी और लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था और लौट आने पर बाबूजी भी जो ही ओहार उघाड़ कर दुल्हन का मुख निहारने लगते त्यों ही हम लोग हंस कर वहां से भाग जाते। यानी यहाँ लेखक ने लिखा क्या है कि हम लोग जब इस तरह के खेल खेलते हुए तंग हो जाते तो हम हमारे खेल का रूप बदल लेते। तो यहाँ पर हम जिस खेल की रूपरेखा पढ़ रहे हैं वो है उनके द्वारा किया जाने वाला बारात का दृश्य। और इसमें उन्होंने लिखा है कि जो हमारे तेल और घी के टीन होते हैं ना, इनका खाली डिब्बा होता है, उसको तो तंबूरा यानी ढोलक के जैसे बजाने में काम में लेते हैं और आम के जो छोटे छोटे पौधे हैं उनके बीच की टहनी को काट कर घिस कर उसको टेढ़ा मेढ़ा आकार हो जाता है, उससे सहनाई बनाई जाती थी। और घर में चूहे मारने वाली जो चूहेदानी होती है ना, उसकी ये पालकी बना लेते हैं। उस चूहेदानी को 4 बच्चे पकड़ लेंगे तो वो पालकी बन जाती है। फिर ये सारे बच्चे समधे भी बन जाते हैं और लड़की वाले भी बन जाते हैं। फिर ये सारे बच्चे आसपास चर रही या बैठी हुई आराम कर रही बकरियां होती है ना, तो उन बकरियों का इस्तेमाल अपने वाहन के रूप में करते हैं। तो लेखक ने लिखा है कि जैसे ही हमारी ये स्पेशल अनोखी बारात तैयार हो जाती तो हम बकरे के ऊपर चढ़कर एक चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने पर हम चले जाते और जैसे ही हम दूसरे कोने पर जो लड़की वालों का घर हमने बना रखा था उसको भी बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने तैयार किया है कि जो काठ यानी लकड़ी होती है ना, उसकी लकड़ी की छोटी छोटी पट्टियों को इकट्ठा करके एक सुंदर सामियाना तैयार किया गया है और उस पर गोबर से लिपाई भी कर दी गई है। फिर उसमें आम और केले जो पवित्र पेड़ माने जाते हैं, इनकी टहनियों से वो विवाह मंडप भी तैयार कर लिया गया है। और फिर जो छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हड़े होते हैं ना, उनको कलसे के रूप में वहाँ पर बीच में लगाकर एक मंडप का रूप दे दिया गया है। और फिर वहाँ पर वो सारे कार्यक्रम बच्चे पहुंचकर करते हैं और फिर जब वो वापस लौटते हैं वो सारे कार्यकलाप शादी से जुड़े हुए वहाँ पर हो जाते हैं। तो उनकी बारात जब वापस लौटती है
तो वहाँ पर छोटा सा एक खटोला भी रखा है। खटोला मीन्स यानी हमारे जो चूहेदानी है जिसे पालकी के रूप में ये काम में ले रहे हैं, उसी चूहे वाली पालकी को 4 बच्चे अपने हाथों से पकड़ कर चल रहे हैं और उस चूहेदानी के साथ साथ में जो बच्चा दुल्हन बना हुआ है वो भी चल रहा है और उस जो चूहेदानी है उसके ऊपर लाल कपड़ा भी डाला गया है जिससे ओहार बोला जा रहा है। और ओहार का मतलब होता है पालकी को ढकने के लिए, सजाने के लिए, सुंदर सजावट के रूप में जिस कपड़े का काम में लिया जाता है उसे ओहार कहते हैं। फिर आगे हमारे लेखक ने लिखा है कि जैसे ही हमारी बारात वहाँ से दुल्हन को लेकर रवाना होती तो बाबूजी भी हमारे उस खेल में शामिल हो जाते, यानी बड़े बुजुर्ग भी हमारे उस खेल में शामिल हो जाते। और जैसे ही हमारी बारात दुल्हन को लेकर हमारे घर की ओर आती और वो तुरंत सामने आकर दुल्हन का जो हमने लाल कपड़े से उस चूहेदानी को ओहार उड़ाकर दुल्हन को ढक कर लेकर आ रहे हैं ना, तुरंत दुल्हन का मुख उगाड़ देते हैं और उसे निहारने लगते हैं। और उनका ये काम में इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना इन बच्चों को समझ में नहीं आता है और तुरंत उनके खेल में विघ्न पड़ जाता है। तो पूरा का पूरा खेल जो इतने सुंदर रूप में चल रहा था वह तुरंत वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं और वहाँ से बच्चे इधर उधर छितर जाते हैं। इस प्रकार इनका ये सुंदर खेल, यानी दुकान से भी ये व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, घर बनाकर घर की पारिवारिक परिस्थितियों को छोटे बच्चों के माध्यम से सीखने का प्रयास किया जा रहा है। फिर ये सांस्कृतिक रीति रिवाजों को कि बहुत अच्छे से जानते हैं, बड़े हो रहे बच्चे सांस्कृतिक रीति रिवाजों को भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए ये शादी से जुड़ी हुई हर एक छोटी मोटी परिस्थिति को याद भी रखते हैं और उन्हें भी अपने खेल में किस तरह लाना है, किस तरह दुनिया को दिखाना है, वो कार्य भी ये बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। फिर जैसे बड़ों का उसमें हस्तक्षेप होता है तुरंत वो खेल खत्म हो जाता है और बच्चे नई खेल की तलाश में जुट जाते हैं। और आगे जो हमारे लेखक ने लिखा है कि जैसे ही हमारे बाबूजी बीच में आते हम वहाँ से भाग पड़ते और अपने हंसते हंसते लोटपोट होने लग जाते और बड़े बुजुर्ग भी वहीं अपने जगह पर बैठे बैठे हंसते लग जाते। अब उन्होंने आगे लिखा है कि थोड़ी देर बाद फिर हमारी लड़कों की जो मंडली है वो इकट्ठी हो जाती और फिर हमारी राय बनती कि इस बार खेती की जाए। और खेती करने के लिए भी ये खेती की बारीकियों से भी बहुत अच्छे से वाकिफ है। यानी भी बच्चे बहुत छोटे हैं जिन्हें जिंदगी का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जिंदगी से जुड़े हुए इनके खेल किस प्रकार है वो आम जीवन की गहराई लिए हुए खेल है जिन्हें इनका भावी जीवन इस पर निर्भर करता है और उसकी बारीकियां ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए जब ये खेती की बात सोचते हैं तो खेती के लिए इनका जो चबूतरा है उस चबूतरे को तो ये जमीन के रूप में काम में लेते हैं और चबूतरे के नीचे की जो जमीन है उसको कुएं के रूप में काम में लेते हैं। और जैसे ही इनका कुआं जो तैयार हो जाता है तो उससे पानी भी निकालना होता है, तो ये क्या करते हैं कि जो हमारी चबूतरा है उस चबूतरे के एक किनारे पर गिरनी गाड़ दी जाती है और नीचे की गली कुआं बना दी जाती है। तो गिरनी का मतलब क्या होता है कि पुराने समय में ये जो पुराने बड़े बड़े कुएं हैं इनसे पानी हाथों से थोड़ी निकाला जाता था, इनके ऊपर लकड़ी की कुछ गोल आकार का चरखा जैसे कुछ चीज लगा दी जाती थी जिससे ये गिरनी कहा जाती थी और उसके ऊपर रस्सी को टाइट बांध दिया जाता था और उस रस्सी के 2 छोर होते थे। तो एक छोर से तो बाल्टी बंधी हुई रहती थी, दूसरे छोर से ये पानी को खींचने के लिए जिस साधन का ये काम में लेने वाले हैं उस साधन को इससे बांध देते थे। तो लेखक ने लिखा है कि जैसे ही हमारा चबूतरा हमारी खेती वाला स्थान बनता तो चबूतरे के नीचे हमारी कुआं बन जाता था और हम चबूतरे के एक कोने पर गिरनी गाड़ देते और मूंज यानी जो हमारी जूट होती है उसकी बटी हुई पतली सी रस्सी ये उस गिरनी के रूप में काम में लेते हैं और उस गिरनी के ऊपर वो मूंज की रस्सी को लपेट देते हैं और फिर एक साइड में तो वो बाल्टी बांध दी जाती है और दूसरी साइड से जब बाल्टी उस साइड से बांधते हैं तो वह कुएं के अंदर डाल दी जाती है और जब कुएं के अंदर से पानी भरकर आएगा तो उसको हाथों से हम इतनी लंबी से खींच नहीं पाते हैं, तो उसके दूसरे छोर पर किसी जानवर को बांधा जाता है और उन्हें दूर दूर खींच कर ले जाते हैं। जैसे जैसे जानवर दूर चलते जाते हैं वैसे वैसे वो बाल्टी ऊपर आ जाती है। तो बच्चे इसी प्रक्रिया को अपने खेत में यहाँ करते हैं। तो जैसे ही
इनकी कुआं तैयार हो जाता है तो एक छोर से तो बाल्टी डाल दी जाती है, दूसरे छोर पर दो मोटे ताजे बच्चों को यानी अच्छे हेल्दी बच्चों को बेल के रूप में खड़ा कर दिया जाता है और उन्हें वो रस्सी पकड़ा दी जाती है। जैसे इनकी बाल्टी कुएं के अंदर जाएगी उन बेलों को आगे हाँक दिया जाता है जिससे कि वो बाल्टी पानी से भरकर ऊपर आ जाए। आगे चबूतरा खेत बना है और फिर उस बाल्टी से पानी लेकर ऊपर खींचते हैं और जो चबूतरा है वो पूरा का पूरा खेत बना हुआ है। उस खेत में ये जो अंगूठा होता है ना उससे हल जुतवा दिया जाता है और वहाँ बीज किसके काम में लेते हैं, छोटे छोटे जो बारीक बारीक कंकर होते हैं ना उन कंकर को इकट्ठा करके लाते हैं और उन्हें बीज के रूप में काम में लेते हैं और हमारे जो अंगूठा होता है उसको हल के रूप में काम में लेते हैं। अंगूठा हल के रूप में काम में लिया जाता है और फिर ये जो हमारे खेत है ये खेत बड़ी मेहनत से वो जोतते हैं और फिर जब खेत पूरा जुत जाता है कंकर के बीज उसमें बो दिए जाते हैं तो उसमें पानी डाला जाता है और फिर थोड़ी देर में इनके खेत की फसल तैयार हो जाती है। फसल को तैयार होने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती है। फिर फटाफट ये अपनी फसल को काट लेते हैं और काटते समय ये गीत भी गाते हैं क्योंकि पहले के समय में ग्रामीण संस्कृति में जो खेत खलियान के कार्य होते हैं ये पूरे दिन चलते हैं और पूरे दिन जब एक ही कार्य व्यक्ति मेहनत से करता है तो उसे थकान और बेचैनी होने लग जाती है। तो इससे बचने के लिए ये 3-4 जनों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है। उस समूह में ये कुछ गाने होते हैं, तुकबंदी स्थानीय तुकबंदी की हुई गाने होते हैं, वह आपस में गाते हैं। तो जब बड़े घर के बड़े खेती के काम से जुड़े हुए उन प्रकार के गीतों को गाते हैं तो उनके साथ रहने वाले बच्चों को भी वो गाने पता होते हैं। इसलिए जब वो भी उस फसलों की कटाई करते हैं तो वो भी उन तुकबंदी वाले गानों को गाने लग जाते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है, ऊंच नीच में बही कियारी जो उपजे सो बही हमारी, ऊंच नीच में जो बही कियारी जो उपजे सो बही हमारी, यानी ऊंचे नीचे यहाँ पर हमने कियारी बनाई है, ठीक है, और उसमें हमने फसल उगाई है और जो भी फसल इसमें उगेगी वो सारी की सारी हमारी है। ये वो गाना गाते हैं और अपनी जल्दी से फसल भी काट लेते हैं। जब इनकी फसल कटकर तैयार हो जाती है तो ये उसको पाँव से रौंदने का प्रयास करते हैं, यानी पूरी फसल को पाँव से रौंदते हैं। और उस समय हमारे खेतों में जब फसल कटकर तैयार हो जाती थी तो जानवरों के पाँव से उस फसल को रौंदा जाता था जिससे कि कचरा अलग हो जाए और धान अलग हो जाए। फिर जब ये कचरा और धान अलग अलग हो जाता था तो इसको कसौरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू से तोलकर राशि तैयार कर लेते। तो इन्होंने लिखा है कि एक कसौरे का मिट्टी का एक बड़ा सा कटोरा लेते और मिट्टी का बड़ा सा कटोरा लेते और उसे सूप मान लेते। और सूप का मतलब क्या है, जिसमें हम धान साफ करते हैं ना उसे सूप कहते हैं। तो ये लेखक कह रहे हैं हम मिट्टी का बड़ा सा कटोरा ले आते हैं अपने घरों से, उसे हम सूप के जैसे यानी धान साफ करने वाला के रूप में काम में लेते और फिर उसको ऊपर खड़े होकर ऐसे हवा में दिखाते जिससे कि हमारा धान अलग हो जाता था और कचरा अलग हो जाता था। जब हमारा धान और कचरा अलग अलग हो जाते तो हम तराजू तैयार करते। और तराजू हमारे किस प्रकार होती, मिट्टी के जो दीपक होते हैं ना उन दीपक को हम दो किसी भी एक लकड़ी से जोड़कर उसको हम तराजू के रूप में तैयार कर लेते। फिर हमारा जो धान होता उसको हम उससे तोल कर उसका मोल भाव कर लेते। और जैसे हम बहुत तन्मयता से खोकर ये कार्य करते थे, अचानक हमारा ये कार्य करते देखकर हमारे पिताजी बीच में आ जाते और आते ही तुरंत बोल पड़ते, क्यों भोला राम, इस साल कैसी रही खेती तुम्हारी, कितना बैठा तुम्हारा खर्चा और कितनी बचत बैठी। बड़े भी आकर अचानक से बच्चों के काम में हस्तक्षेप करते हैं या उनमें बाधा डालते हैं तो वो बच्चे अचकचा जाते थे। उन्हें समझ में नहीं आता था क्योंकि बच्चे उस समय बहुत छोटे थे, उन्हें समझ में नहीं आता था कि उन्हें क्या उत्तर देना है। इसलिए जैसे ही बाबूजी वहाँ पर आते और उनके काम में हस्तक्षेप करते तो वो बच्चे फिर यूं का यूं खेत खलियान छोड़ देते, अपना भरा हुआ खेत खलियान वहीं छोड़ते और हंसते हुए वहाँ पर मौज मस्ती करते हुए अपनी खेत खलियानों से दूर भाग जाते थे। पूरी की पूरी वो बंदरों की मंडली बनी हुई है ना, छोटे बच्चों को तो बंदर मंडली बोलते हैं। तो इसलिए जो वो मंडली थी अपने पूरे खेत खलियानों को बाबूजी की अचानक बीच में टपकते ही वहीं छोड़ा और वहाँ से भाग पड़ते। फिर क्या है,
हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़ते और हंसते हुए वहां से भाग जाते। कैसी मस्ती, कैसी मौज, कैसी खेत, यानी हमें अब कुछ मतलब नहीं था कि हमने इतनी देर में क्या करा। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोई भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। यानी लेखक क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह के हमारे जो एक खेत खलियान, हमारे खेत खेल और खिलौनों से जुड़े हुए नाटक होते थे, ये इतने रियल लगते थे कि हमारे आसपास चलने वाले जो राहगीर है, जिन्हें बटोई कहा जाता है, वो भी थोड़ी देर ठिठक यानी रुक कर वहीं खड़े हो जाते और हमारे खेल की भावनाओं में वो भी डूब जाते थे। जब कभी हम लोग दरहरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर हम भी चिल्लाने लगते। और दरहरी के मेले से मतलब है कि वहाँ पर एक स्थानीय मेला लगता है और वो मेला हर साल वहाँ पर बढ़ता था और बच्चों को उस मेले को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती थी, इसलिए वह उसमें हिस्सा भी लेते और आने जाने वाले लोगों को भी वो छेड़ा करते थे। चलो भैया दरहरी, सत्तू पिसान की मोटरी, यानी अलग अलग तरह की उनको तुकमंदी के रूप में आने जाने वाले राहगीरों को छेड़ते हुए वे अपने कार्य को करते रहते। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहरेदार पालकी देख लेते तब खूब जोर से चिल्लाने लग जाते, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेला लग रहा है ये किसी स्थानीय देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। तो जो स्थानीय देवी देवताओं से जुड़ा हुआ होता है तो ये इसमें हर साल दूल्हा दुल्हन भी आते हैं दोक लगाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। और अगर बच्चों को, क्योंकि दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं तो वो पैदल तो आएंगे नहीं, उन्हें पालकी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बच्चे जैसे ही किसी पालकी को वहाँ पर देखते तो उनका जो तुकबंदी है, उनके जो चिल्लाने का स्वर है वो बदल जाता है और वो तरह तरह की तुकबंदी करते हुए क्या कहते हैं, रहरी रे रहरी, रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला के कन्या में हमार महरी। यानी रहरी रे रहरी, पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। यहाँ पर है कि ये एक स्थानीय भाषा में बोली गई तुकबंदी है और इस तुकबंदी में बच्चे कह रहे हैं कि रहरी का मतलब होता है अरहर। अरहर की जो फलियां होती है ये एक तरह से ये हमारा जो पिछली बार आपने भी इसको पढ़ रखा है, हमारे कवि ने इसका सुंदर वर्णन भी कर रखा है जब आपने इसमें चंद्रगहना से लौटती बेल में इसका वर्णन पढ़ा है। तो इसमें इन्होंने अरहरी का मतलब छेड़ते भी जाते हैं और आगे अपने कार्य को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। अब हम इससे संबंधित आगे का पाठ कल की क्लास में पढ़ेंगे। आपको ये दोबारा देखना भी है, जानना भी है और समझना है। डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।